ओशो का बचपन। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा गांव में एक जैन परिवार में हुआ था। बचपन में ओशो का नाम चंद्रमोहन जैन रखा था और उनके परिवार वाले उन्हें प्यार से रजनीश कहकर बुलाया। ओशो ने अपने बचपन का ज़्यादातर समय अपने दादा दादी के घर पर रहकर बिताया था। ओशो ने ये बात खुद ने कही है कि उनकी दादी उन्हें केयर फ्री छोड़ दिया करती थी और उन पर कोई पढ़ाई का दबाव या और कोई पाबंदियां नहीं लगाया करती थी। शायद इसी कारण से बचपन से ही ओशो इतने रिबेलियस रहे होंगे। ओशो अपनी दादी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाए। ओशो जब 8 साल के थे तब उनकी दादी की डेथ हो गई। इस कारण से ओशो के पेरेंट्स ओशो को अपने साथ ले आए। अपने स्कूल के दिनों में ओशो ज़्यादातर स्पोर्ट्स खेला करते थे और कभी कभी किताबें पढ़ा करते थे। ओशो ने कहा है कि इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में उनकी फर्स्ट एंट्री कम्युनिस्ट लिटरेचर से हुई थी, यानी कार्ल मार्क्स की राइटिंग से। ओशो ने अपने चाचा के साथ मिलकर एक कम्युनिस्ट ग्रुप भी बनाया था जिसमें वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को डिस्कस किया करते थे। देश आज़ाद होने के 4 साल बाद ओशो जब 19 साल के थे वो अपनी कॉलेज की स्टडी के लिए जबलपुर आए। ओशो ने हितकारनी कॉलेज जबलपुर में पढ़ाई शुरू की और कॉलेज के एक इंस्ट्रक्टर के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण ओशो ने टी.एन. जैन कॉलेज में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। ओशो इस कॉलेज में भी क्लास में टीचरों के साथ काफ़ी बहस करा करते थे, इसलिए उन्हें क्लास में आने की ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ एग्ज़ाम देने ही आया करते थे। धीरे धीरे ओशो ने पब्लिक में भी बोलना शुरू किया। उन्हें सबसे पहले सर्वधर्म सम्मेलन से बोलना शुरू किया था, जो कि एक त्रयमपंथी जैन कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कराती है। इसमें सारे धर्म के लोग मिलकर आपस में एक दूसरे धर्म के विचारों के बारे में बात करते हैं। ओशो भी इसमें भाग लिया करते थे। धीरे धीरे ओशो का इंटरेस्ट योगा, मेडिटेशन और बाकी बहुत सारी इंटेलेक्चुअल चीज़ों में आने लगा था। एक टाइम पे तो ओशो के पेरेंट्स ओशो की शादी भी कराना चाहते थे, पर ओशो ने उसके लिए साफ मना कर दिया था। ओशो ने कहा है कि 21 मार्च 1953 के दिन जबलपुर में एक गार्डन के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए उनको एनलाइटमेंट मिली थी। ओशो जब बस 21 साल के थे, पर उसके बाद भी ओशो ने अपनी डिग्री पूरी की। उनने फ़िलोसफ़ी में बीए की थी और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ सागर में एमए फ़िलोसफ़ी का कोर्स पढ़ने के लिए गए। जब उनने अपनी एमए कंप्लीट कर ली तो उनने रायपुर संस्कृत कॉलेज में जॉब कर ली। और ओशो जिस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे उससे उस कॉलेज का वाइस चांसलर काफ़ी परेशान हो गया था। वो सोचता था कि ओशो स्टूडेंट्स का कैरेक्टर ख़राब कर रहे हैं और वो इस कॉलेज के लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने ओशो का ट्रांसफ़र दूसरे कॉलेज में करवा दिया। फिर ओशो ने यूनिवर्सिटी ऑफ सागर, जिसमें उनने खुद ने पढ़ाई की थी, उसमें फ़िलोसफ़ी पढ़ाना शुरू कर दिया और 29 साल की कम उम्र में ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। भले ही ओशो की अर्ली एजुकेशन गांव में हुई थी, पर उनकी सोच उनके समय से बहुत आगे थी। यूनिवर्सिटी में जॉब करते हुए ही ओशो आचार्य रजनीश नाम से इंडिया में घूम घूम के अपनी टीचिंग्स दिया करते थे। ओशो अपने लेक्चर्स में गांधी, सोशलिज्म और इंस्टीट्यूशनल रिलीजन्स के बारे में काफ़ी आलोचना किया करते थे। ओशो उस समय इतनी जगह पे घूमा करते थे कि उन्हें ट्रेन में सोने की आदत भी पड़ गई थी। कई जगहों पे तो ओशो का जाना मना भी कर दिया गया था। ओशो जहाँ पे भी जाते वहाँ धर्म की आलोचना करते थे। कहते थे कि इंडियन ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स ने बेकार की रस्मों से अपने फॉलोअर्स पर जुल्म कर रखा है। इन सब चीज़ों ने ओशो को बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया और साथ साथ ओशो के कई लॉयल फॉलोअर्स भी बनने लग गए थे। ओशो को जो डोनेशन मिलती थी उनसे ओशो कई बार 3 से 10 दिनों का मेडिटेशन कैंप खोला करते थे। फिर 1966 में यूनिवर्सिटी ऑफ सागर ने ओशो को रिज़ाइन करने को कहा क्योंकि ओशो क्लास में बहुत कम आया करते थे। ओशो ने उनकी बात मान भी ली और अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। फिर ओशो सिर्फ जगह जगह पर जाकर लेक्चर दिया करते थे। ओशो का एक लेक्चर बहुत फेमस भी हुआ था जिसका नाम था संभोग से समाधि। उस लेक्चर पे काफ़ी किताबें भी छपी थी और उस लेक्चर ने ओशो को काफ़ी फेमस बना दिया था और उसी लेक्चर की वजह से लोग ओशो को सेक्स गुरु बुलाने लग गए थे और इंडियन न्यूज़पेपर्स में तो उनके बारे में बड़ी अश्लील चीज़ें छपा करती थी। कई हिंदू सम्मेलन में या किसी और धर्म के सम्मेलन में ओशो को बुलाया जाता था तो कई गुरु उन्हें पसंद नहीं करते थे और जब भी वो कोई स्पीच देते थे तो उनका लेक्चर रुकवा दिया करता। पर एक दिन
जब वो सेकंड वर्ल्ड हिंदू परिषद में स्पीच देने गए तब उनने वहाँ पे ये कहा था, कोई भी धर्म जो जीवन को आदरणीय और दुख से भरा मानता है और जीवन से घृणा करना सिखाता है वह सच्चा धर्म नहीं है। धर्म एक कला है जो जीवन का आनंद लेना दिखाता है। 26 सितंबर 1970 को जबलपुर छोड़कर मुंबई आ गए ओशो। मुंबई आकर उनने अपने सबसे पहले सन्यासी का ग्रुप देखा। उन सन्यासियों में काफ़ी लोग थे, लगभग 20-25। ओशो का सन्यासी बनने का मतलब था अपना एक नया नाम रखना और केसरी रंग के कपड़े पहनना। ओशो की फ़ोटो का एक लॉकेट अपने गले में पहनना। उन सन्यासियों में से एक सन्यासी थी लक्ष्मी, जो कि एक अमीर जैन परिवार से आती थी। लक्ष्मी ने ही ओशो के लिए ट्रेवल्स बंद करके मुंबई में सेटल होने का पैसा इकट्ठा किया था। इस समय तक ओशो ने कई मेडिटेशन टेक्निक्स भी डेवलप की थी। उनमें से एक थी डायनामिक मेडिटेशन। इसमें क्या होता है कि आप बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं और म्यूज़िक पर डांस करके सेलिब्रेट करते हैं। ओशो की मेडिटेशन का एक अपना ही रंग था। उनमें तो कई ऐसी भी थी जिसमें सेलिब्रेट करना ही मेडिटेशन होता था। फिर दिसंबर 1970 में ओशो ने वुडलैंड अपार्टमेंट्स मुंबई में अपना एक अपार्टमेंट ले लिया लक्ष्मी की मदद से और ट्रैवल पूरा बंद कर दिया। ओशो उस अपार्टमेंट में ही लेक्चर्स देते और टीचिंग्स दिया करते थे। उनके सन्यासी वहीं पे आया करते थे और धीरे धीरे ओशो के सन्यासी बढ़ते गए और फिर 1971 में ओशो ने आचार्य नाम छोड़कर भगवान श्री रजनीश नाम ले लिया। भगवान नाम लेने पर ओशो ने ये कहा था, मैंने इसे एक श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए चुना है। यह अच्छी तरह सेवा कर रहा है क्योंकि जो लोग ज्ञान इकट्ठा करने आते थे वे रुक गए। जिस दिन मैंने खुद को भगवान कहा वे रुक गए। यह उनके लिए बहुत अधिक था। यह उनके अहंकार के लिए बहुत अधिक था, क्योंकि कोई अपने आप को भगवान कहता है वह अहंकार को चोट पहुंचाता है। अब मैंने अपना कार्य बिल्कुल बदल लिया है। मुंबई का क्लाइमेट ओशो को पसंद नहीं आया था। मुंबई में रहते हुए उनको कई सारी बीमारियां भी हो गई थी, डायबिटीज़, और उनका अस्थमा बढ़ गया था। इसी वजह से उनके एनलाइटमेंट की 21वीं सालगिरह पर वो मुंबई छोड़कर पुणे आ गए और लक्ष्मी को उनने अपना सेक्रेटरी बना लिया। पुणे आश्रम 6 एकड़ में फैला हुआ था। ओशो ने पुणे आश्रम में 1974 से लेकर 1981 तक कई लेक्चर्स दिए। ओशो इस आश्रम में इतने फेमस हो गए थे कि ओशो की रिकॉर्डिंग्स, बुक्स इसी आश्रम में पब्लिश होकर पूरे वर्ल्ड में जाया करती थी। पुणे आश्रम एक अलग ही जगह हुआ करती थी। आश्रम में दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती थी डायनामिक मेडिटेशन से, और फिर सुबह 8 बजे ओशो अपना लेक्चर दिया करते थे। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता था और उसके बाद ओशो लोगों के सवालों के जवाब दिया करते थे बुद्धा हॉल में। बुद्धा हॉल और ऐसे कई सारे हॉल थे पुणे आश्रम में। आश्रम में फॉरेनर्स सन्यासियों की इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ गई थी कि हर साल लगभग 30,000 लोग सिर्फ ओशो का आश्रम ही विजिट करने आते थे इंडिया में। आश्रम इतने लोगों के लिए बना ही नहीं था, आश्रम काफ़ी छोटा था, इसलिए ओशो ने अपनी सेक्रेटरी शीला को एक नई जगह ढूंढने को कहा। जब पुणे आश्रम के अंदर जो चीज़ें होती थी वो इंडिया में लोगों को बाहर पता चलने लगी तो लोग आश्रम को काफ़ी नापसंद करने लग गए। कई पॉलिटिकल पार्टीज तो इसको बैन करने तक की बात करने लग गई थी। जनता पार्टी ने तो इसके आगे मोर्चे निकालने भी शुरू कर दिए थे। आश्रम में कई तरह की थेरेपी होती थी और उसमें कई बार तो इन थेरेपीज़ में वायलेंस भी देखने को मिलता था। इसी कारण से आश्रम में कैमरे ले जाने भी मना कर दिए गए थे। सरकार के साथ बढ़ती टेंशन के कारण ही फिर गवर्नमेंट ने जो फॉरेनर्स आश्रम को ही विजिट करने आ रहे थे उनको वीज़ा देना ही बंद कर दिया था और आश्रम पर टैक्स भी लगा दिया था। और फिर 1980 में विलास तुपे नाम के एक आदमी ने चाकू से ओशो की जान लेने की भी कोशिश की थी जब वो बुद्धा हॉल में अपना लेक्चर दे रहे थे। 8 साल इंडिया में घूम घूम कर लेक्चर देने के और पुणे आश्रम में 6 साल तक लेक्चर देने के बाद 1981 में ओशो ने पब्लिक स्पीकिंग से संन्यास ले लिया और अपना ज़्यादातर समय बुक्स पढ़ने में बिताया करते थे या मेडिटेशन करने में। उनकी फेवरेट किताबों में से 2 किताबें थी खलील गिब्रन की प्रॉफिट और द बुक ऑफ मिर्दाद। दोनों ही लेबनीज ऑथर्स ने लिखी थी। जब लक्ष्मी ओशो का काम नहीं संभाल पा रही थी तो ओशो ने सोचा कि उसे अपनी नई सेक्रेटरी बनानी चाहिए। उसके बाद एंट्री होती है माँ आनंद शीला की। वो कई सालों से ओशो की सन्यासन थी और अब माँ आनंद शीला ओशो की नई सेक्रेटरी बनती हैं। और सेक्रेटरी बनने के बाद ही 1981 में ही माँ आनंद शीला प्लान बनाती हैं कि ओशो का आश्रम अब USA में खोला जाएगा।
मुश्किलों को पीछे छोड़ ओशो अपनी एक नई जर्नी शुरू करने निकले। वो 1981 में अमेरिका आ गए टूरिस्ट वीज़ा पर। ओशो अमेरिका में आके कुछ महीनों तक न्यू जर्सी में रहे और उसी समय ओशो फाउंडेशन ने, जिसका नाम पहले रजनीश फाउंडेशन हुआ करता था, उसने 64,000 एकड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदी ओरेगन स्टेट में, जो कि अमेरिका का एक स्टेट है। और उस जगह पर ओशो के सन्यासी बनाने वाले थे रजनीशपुरम, और अगस्त में ओशो भी उस जगह पे आ गए। पर उस जगह के जो पड़ोसी लोग थे अमेरिका में, वो इस शहर के और इस शहर के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो सोचते थे कि कोई एलियन कल्ट, विदेशी लोग आकर इनके शहर को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए रजनीशपुरम का काम जब शुरू हुआ था, तब से ही उन पे कई सारे कोर्ट केस चालू हो गए थे। ओशो और रजनीशपुरम और शीला के साथ अमेरिका में क्या हुआ, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप नेटफ्लिक्स पे वाइल्ड कंट्री नाम का एक वेब सीरीज देख सकते हो, पर मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। जब ओशो अमेरिका में थे, उनने पब्लिक में बोलने से संन्यास ले रखा था। ओशो को जो भी कहना होता था वो लोगों को शीला बताती थी। पर जब से रजनीशपुरम बनना शुरू हुआ था, ओरेगन के लोग सन्यासियों से काफ़ी परेशान होने लग गए थे और 8 साल तक रजनीशपुरम और ओरेगन के लोगों में कई कोर्ट केस चले और उनमें कई सारे क्राइम हुए। शीला ने तो कई लोगों को पॉइजन से मारने की भी कोशिश की। पर उसी समय शीला और ओशो के रिश्ते थोड़े खराब होते जा रहे थे, क्योंकि ओशो अपना ज़्यादातर समय जो नए सन्यासी थे उनके साथ बिताया करते थे। माँ आनंद शीला सोचती थी कि वो लोग ओशो को माँ आनंद शीला के खिलाफ भड़का रहे हैं, इसलिए उन्हें ओशो पे जासूसी करनी भी शुरू कर दी थी। ओशो के कमरों में कैमरे और माइक भी फिट कर दिए थे कि ओशो जो भी बात करेंगे वो शीला को पता चल जाए। शीला ओशो के साथ हमेशा ही रहना चाहती थी। वो हर बात ओशो की सुनना चाहती थी और ओशो को अपनी हर बात बताना चाहती थी। पर जो नए लोग आए थे, शीला उनको देख के काफ़ी चिढ़ने लग गई थी। और दूसरी तरफ ओरेगन के लोग रजनीशपुरम को पूरी तरह जड़ से यहाँ से हटाना चाहते थे। वो इस शहर को पसंद ही नहीं करते थे, वो इन लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। उसी कारण से एक कोर्ट केस जीतने के लिए शीला ने और उनके कुछ साथियों ने ओरेगन के कई लोगों को फूड पॉइजनिंग का शिकार बनाया और उन्हें मारने की कोशिश की। शीला के एक साथी ने ओशो के डॉक्टर को भी मारने की कोशिश की, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो डॉक्टर ओशो को मार देगा। ये सब देखकर शीला काफ़ी परेशान हो गई थी और फिर एक दिन उसने रजनीशपुरम को छोड़ने का प्लान बनाया और जो रजनीश की एयरलाइन थी उसमें बैठकर वो यूरोप चली गई अपने कई साथियों के साथ। और उसके बाद शीला और ओशो जिंदगी में कभी नहीं मिले। ये बात जब ओशो को पता चली, तब ओशो ने अपना पब्लिक स्पीकिंग का संन्यास तोड़ दिया और ओशो ने शीला पर कई क्राइम के इल्जाम लगाए। और अमेरिकन गवर्नमेंट तो इसी मौके के तलाश में बैठी थी कि किसी तरह वो रजनीशपुरम में अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर सके और अंदर क्या चल रहा है उसे पता लगा सके। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो सन्यासी रजनीशपुरम में रह रहे हैं उनमें से कईयों ने इमिग्रेशन फ्रॉड किया है, मतलब वो इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। खुद ओशो जो टूरिस्ट वीज़ा पर अमेरिका आए थे, वो इतने सालों से अमेरिका में ही रह रहे हैं। पर अगर पुलिस को ओशो को गिरफ्तार करना था तो वो रजनीशपुरम से नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उनके फॉलोअर्स ओशो को बचाने के लिए अपनी जान तक भी दे सकते थे। और जब रजनीशपुरम और पुलिस के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई तो ओशो को बचाने के लिए उनके सन्यासी उन्हें प्लेन में बैठाकर रजनीशपुरम से बाहर लेके जाते हैं। वो उन्हें ओरेगन स्टेट से बाहर लेके फिर अमेरिका से बाहर ले जाना चाहते थे, पर बीच रास्ते में एक एयरपोर्ट पे अमेरिकन पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उनको 12 दिन जेल में रखती है और कोर्ट जब ओशो का केस सुनता है तो ओशो को $5 लाख की बेल पर रिहा करता है और ओशो के साथ 2 शर्त रखता है कि ओशो 5 साल तक अमेरिका में वापस नहीं आएंगे और वो जल्द से जल्द अभी के अभी अमेरिका छोड़कर चले जाएंगे। फिर 1985 में ओशो इंडिया आ गए। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तो उनके फॉलोअर्स ने उनका इतना बड़ा स्वागत किया कि एयरपोर्ट पे आधों से ज़्यादा लोग तो ओशो के फॉलोअर्स ही थे। उसके बाद उन्हें कई दिन मनाली में बिताए, पर जो उनके फॉरेनर्स साथी थे उनको वीज़ा की प्रॉब्लम हो रही थी तो ओशो नेपाल चले गए। और उसके बाद ओशो ने नया रजनीशपुरम बनाने की भी बहुत कोशिश की। उन्हें कई देशों में जाने की कोशिश की, पर किसी ने भी उनको एंट्री नहीं दी। वो ग्रीस भी गए थे, वो आयरलैंड भी गए थे, कनाडा भी गए थे, पर किसी ने भी उनको परमिशन नहीं दी आने की। फिर थक हार के 1989 में ओशो पुणे आश्रम में वापस आ गए और उस समय तक ओशो की तबीयत भी बहुत खराब रहने लग गई थी। फिर वो जब पुणे आश्रम में रहने लग गए वापस तो उन्हें पुणे आश्रम में कई लेक्चर्स दिए और उसके बाद
1979 में उनने अपना नाम बदल लिया और अपना नाम रखा ओशो। ओशो का मतलब होता है जापानीज़ में टीचर। 19 जनवरी 1990 को ओशो हमें छोड़ के चले गए। उस दिन उनकी मृत्यु हो गई। ओशो की टीचिंग्स में कहा गया है कि डेथ को सेलिब्रेट करना। तो उनके फॉलोअर्स ने ओशो की डेथ को सेलिब्रेट किया। ओशो की मौत को लेके कई सारी अफवाहें हैं। उनमें से एक तो ये भी है कि अमेरिकन जेल में उन्हें स्लो जहर के इंजेक्शन दिए गए थे, स्लो पॉइजन, और वो आज भी जिंदा हैं। लोग उनके आज भी उतने ही दीवाने हैं जब पहले थे। गांव के किसी नाई से लेके किसी देश के प्रेसिडेंट तक सब उनके टीचिंग्स के दीवाने हैं। आज भी उनकी टीचिंग्स करोड़ों लोग पढ़ते हैं। वो हमेशा ही जिंदा रहेंगे।